कविता एक माँ की बेबसी श्री कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई कविता है। कुंवर नारायण जी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, हिंदी साहित्यकार के, जिनको 2000 भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। आपको ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा, इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है। इस कविता का उद्देश्य क्या है, आपको इससे क्या क्या सीखने को मिलेगा। इस संवेदनशीलता का विकास होगा आपको, ठीक है। दूसरा है परोपकार की भावना का होगा, किसी प्रति सहयोग की भावना का विकास होगा आपको। तीसरा जो है चिंतन और मनन का विकास होगा, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी, और जो आपकी सोचने की और करने की, ठीक है, कि आप कैसा सोचते हैं उसका जो है विकास होगा। अब मैं पेज नंबर 68 पर 68 पर जो लिखा हुआ है वो पढ़ देता हूँ। उसके बाद आपको कविता में एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उसका अर्थ बताऊंगा, और उसके बाद अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। तो देखिए, इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं, जैसे बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में से एक साथी रतन का, और एक माँ का चित्र। ये जो कवि हैं कुंवर नारायण, ये अब बड़े होकर अपनी कविता लिख रहे हैं। बचपन में इन्होंने क्या देखा, बचपन में इन्होंने जो देखा है उसके बारे में ये अभी बड़े होकर कविता लिख रहे हैं कि बचपन में मैंने क्या देखा। एक बार इन्होंने ये चीज़ नोटिस की, ये चीज़ उनको दिखाई दी, इसलिए उन्होंने इसको कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ होती है, आपको ये बात पता चाहिए। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कई कविताएं ऐसी होती है जो तुरंत समझ में नहीं आती, धीरे धीरे जब हम पढ़ते हैं तब उनको हमको बार बार समझने से उनके शब्दों का जो है पता चलता है कि ये शब्द क्या कह रहा है, जिससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ने लगते हैं। जैसे एक छोटा था जब मैंने एक कविता पढ़ी थी, मुझे अभी तक याद है। मैंने था एक कुत्ता पाला, उसका रंग था पाला पाला, काला काला, झबरू झबरू उसे बुलाता, पूंछ हिलाकर भागा आता। और भी कई तरह की कविताएं हैं जो मुझे याद है। आपको भी जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको याद रहेंगी कि आपने छोटे समय में कौन सी कविता पढ़ी थी, और आपने कोई दृश्य अगर देखा भी होगा तो अच्छे कवि तो आप उसको कविता में भी पिरोएंगे उन शब्दों को। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ने लगते हैं तो लगता है पहली बार में पढ़ाई से। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। जैसे मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री रह चुके पहले, उनकी कविताएं जो भी है मुझे अच्छी लगती है। राहत इंदौरी साहब की जो कविताएं हैं, शायरी हैं, वो अच्छी लगती हैं। किसी मौके पर वह उभर आती है। कवि इसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में पूरी कविता समझ में आ रही है नहीं, इस बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे सिर्फ कविता का एक चित्र उभरता है तो भी वह कविता हम कामयाब हो जाएंगे। मतलब अपने आप को सही समझें, और कभी भी, मैं आपको आगे के लिए भी बता रहा हूँ, कभी भी ये मत सोचना कि ये जो कविता है बहुत मुश्किल है, हमारे समझ में कैसे आएगी, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप एक बार में पढ़ेंगे तो दोबारा को समझ में आ जाएगी। ऐसे वो मन से पढ़ेंगे, ये आपकी शर्त रहेगी। तो एक बार जो है मैं आपको एक बार कविता थोड़ी लयबद्ध तरीके से सुना देता हूँ। इसका जो केसियो पे लयबद्धता मैंने की है वो मैं आपको इसकी ऑडियो भेजूंगा। इससे पहले मैं एक बार कविता पढ़ देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। अब आप सोचेंगे सर इसमें जो है ना एक लय तरीका नहीं आ रही, जैसे कविता में होता है। जैसे एक खिलौने वाला हमने कविता जो पढ़ी थी उसके अंदर थोड़ी लयबद्ध,
आ जाएगी बेटा आवाज़, ठीक है। जैसे खिलौने वाला में हमने पढ़ी थी, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। इसमें लाया, आया, उसके बाद वाली, वाली, फिर रेल, खेल, इस तरह मात्राओं का था, छंद से युक्त थी वह कविताएं, ठीक है। ये जो हमने कविता पढ़ी थी छंद युक्त थी, इसके अंदर हमें पढ़ने में मज़ा भी आ रहा था। लेकिन यह जो कविता हम पढ़ रहे हैं कुंवर नारायण जी की, यह छंद मुक्त है, इसमें छंद नहीं है, ये इस ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये मत समझना इसमें छंद नहीं है तो हमें कविता बुरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कविता की जो सामग्री है वो देखी जाती है। मैं इसको छंद की तरह पढ़ने की कोशिश करूँगा और मनोरंजक बनाने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से देखिए। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह, था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था, क्योंकि हमसे वह भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते उसकी घबराहटों को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। केवल एक बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही ना बेटा? आपका भी तो नेटवर्क होता है। यस, बताइए। नहीं, चैटिंग किसी बच्चे को नहीं करना भाई, कोई भी बच्चा चैटिंग नहीं करेगा। आप ध्यानपूर्वक बेटा कविता सुनेंगे, कितनी अच्छी कविता है, कितना मज़ा आ रहा है, सुनने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए आपको 1-2 मिनट आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही है तो आ जाएगी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उस घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ मैं, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती हैं रतन से अधिक, उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी, झलकती उसकी बेबसी। अब सुने मेरी एक और बात, जैसे मैंने इसको लयबद्ध तरीके से पिरोया है, आप भी कोई अच्छी तरह से पिरो सकते हैं और उसका ऑडियो या फिर वीडियो मुझको पर्सनली भेज सकते हैं, मैं उसको ग्रुप में भेजूंगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से गाई होगी, अगर आपको लगता है कि मैं इसको और अच्छे तरीके से गा सकता हूँ, ठीक है, या गा सकती हूँ, तो मैं एक बार इसको समझा भी देता हूँ इसको। देखिए, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, सबसे पहले तो मैं इसका पाठ का नाम जो है, शीर्षक है एक माँ की बेबसी, उसका अर्थ बता देता हूँ। बेबसी जो शब्द है बच्चों, वो बेबस से बना हुआ है। बेबस का मतलब लाचार, लाचार का मतलब जब कोई कुछ कर नहीं सकता उसको लाचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा, कोई करंट लग रहा है किसी बच्चे को, ठीक है, तो हमारे हाथ गीले हैं मान लीजिए, है ना, हमारा पूरा शरीर गीला है, तो हम उसको टच नहीं कर पाएंगे, हम बेबस हैं उस समय कि उसको टच नहीं करेंगे। अगर उसको हाथ लगाएंगे तो हम खुद भी करंट में शामिल हो जाएंगे, हमारे भी करंट लग जाएगा, तो इसको बेबस कहा सकता है। या फिर इसको कह सकते हैं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है और किसी को लेकर जा रहा है, तो हम उस समय कुछ नहीं कर सकते, ना तो हमें तैरना आता है और ना उस मगरमच्छ से हम लड़ सकते हैं, इस तरह हम बेबस हो जाएंगे। तो यही बेबस जो है, ये एक माँ है जो इसका बच्चा है रतन, जो बोल नहीं सकता है, और माँ बेबस है। क्या माँ उसकी आवाज़ ला सकती है? कोई बच्चा बता सकता है क्या? यस, यस, उसकी माँ उसकी आवाज़ नहीं ला सकती। यस, वेरी गुड। उसकी माँ उसकी आवाज़ नहीं ला सकती, लेकिन कोशिश करती है उसके पास। यस,
लेकिन कोशिश करती है उसके पास बैठने की, उससे बातचीत मतलब अपने हिसाब से इशारों में करने के लिए, ठीक है। उसको ऐसा लगे बच्चे को कि हमारी माँ हमारे साथ है। मैंने इसके अलावा एक कविता भी आपको लिखी थी, वो है प्यारी माँ, आपने पढ़ ली होगी, अपने अपने जो है मम्मी को, माता को सुना दी होगी। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए, वेरी गुड। हाँ, सैसा ने कविता और लिखी है, मैं आपको भेजूंगा, अभी मैंने पढ़ी नहीं है। सैसा ने भी एक माँ के ऊपर कविता लिखी है। अगर आप भी लिख सकते हैं कोई अच्छी कविता खुद, तो मुझको कर भेज दीजिए। अब देखिए, हाँ, आपने खुद से लिखी है, यस। 5th क्लास के बच्चे खुद से कविता लिख सकते हैं, उनके जो चिंतन और मनन की शक्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, आप सभी बच्चे लिख सकते हैं। एक बार आप इस कविता को देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, अदृश्य पड़ोस का कहने का अर्थ ये है कि वह पता नहीं कहाँ से आता था। अब मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई रहता है, तो आपको पता है ये बच्चा पड़ोस में रहता है, लेकिन अदृश्य पड़ोस का मतलब ये हुआ कि हमें दिखाई ही नहीं देता वह बच्चा कहाँ से आता है, आसपास में उसका घर दिखाई ही नहीं देता, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, उसको अदृश्य पड़ोस कहा जाता है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, और बच्चों के साथ खेलने के लिए आता था, क्योंकि सभी बच्चों का जो है खेलने का मन करता है। इसी तरह रतन का भी खेलने का मन करता था। खेलने हमारे साथ वह आता था, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। अब एक टूटे खिलौने की संज्ञा क्यों दी है इसको, क्योंकि टूटा खिलौने का कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अगर ये टूटा हुआ खिलौना बोल रहा है तो कोई ना कोई उस खिलौने में कमी है। इसी तरह उस बच्चे को इसलिए कहा है क्योंकि उस बच्चे में एक कमी है। कमी आपको भी पता है कि वह बोल नहीं सकता। देखने में हम बच्चों की तरह लगता था। कई बच्चे आपको पता है सामने बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल ठीक है, जैसे स्वस्थ हैं, लेकिन क्या पता उनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या पता वो सुन नहीं पा रहे हैं, क्या पता कोई और मजबूरी है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे, जब तक हमें वो चीज़ पता नहीं चलेगी। लेकिन हम बच्चों के लिए वह एक अजूबा था, ठीक है। अजूबा से इसका अर्थ एक अद्भुत की तरह है। मतलब मान लीजिए जैसे कोई जादू दिखाने वाला आ जाता है और हम आश्चर्य उत्पन्न करते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, इसी तरह हमें अजूबा लगता था वह बच्चा, और लगता था ये देखो कैसा अजीब बच्चा जो बोल नहीं सकता। हम तो सभी बोल सकते हैं जितने भी बच्चे हैं, लेकिन ये बोल नहीं सकता, तो वह उसको अजूबा सा लगता था, क्योंकि वह हमसे भिन्न था। भिन्न का मतलब अलग था। थोड़ा घबराते भी थे, क्योंकि जब कोई अलग तरह का बच्चा होता है तो हम उससे थोड़ा घबराते भी। मान लीजिए उसको दिखाई नहीं देता किसी बच्चे को, तो हम घबराते हैं कि वो वह कैसे काम करेगा। किसी को सुन नहीं पा रहा है तो हम सोचते हैं हम तो खेल लेंगे, लेकिन वह बच्चा कैसे खेलेगा हमारे साथ, कैसे आपस में बातचीत करेगा, है ना। कई बच्चा सुन नहीं सकता तो हम सोचते हैं भैया तो सुन ही नहीं पाएगा, तो ये कैसे और बच्चों की तरह कैसे मिलकर खेलेगा। लेकिन हमें उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए खेल में। तो क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, क्योंकि हम तो उसके समकक्ष थे। हाँ, तो हम समझ नहीं पाते थे कि वह जो है बच्चा क्या कहना चाहता है। न तो हम इशारों में उसकी कही बातों को, जब वह कुछ कहना चाहता था, कुछ बताना चाहता था, तो हम उस बातों को समझ नहीं पाते थे। इसलिए हम घबरा हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, और हमेशा उसके अंदर एक ऐसा परेशानी का भाव, एक बेचैनी का भाव हमें लगता था। छटपटाहट होता है एक बेचैनी का भाव, एक परेशानी का भाव, मतलब वह एक दर्द में है, एक दुख में है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। और बच्चा यही समझता था कि मैं भी इनकी तरह हूँ, लेकिन वह बोल नहीं सकता था। जितनी देर वह अब आप देखते हैं कि आपके आसपास जो भी बच्चे खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं, आपकी माँ आपके पास नहीं, ना आपके कोई घर का कोई सदस्य है वो आपके साथ बैठता है, लेकिन वह बच्चा बोल नहीं सकता था, उसमें ये समस्या थी। इसीलिए उसकी माँ जो है वो हमेशा उसके साथ बैठती थी कि उसका मनोबल ना गिरे, कोई बच्चा दूसरा परेशान ना करे, किसी तरह की उसको कोई कठिनाई न हो। इसीलिए उसकी माँ जो है उसके पास
बैठती थी और निहारती रहती थी कि मेरा बच्चा कैसे खेल रहा है, इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है उस बच्चे की, इस तरह से। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, अब जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि कुंवर नारायण जी ने बचपन के दिन में जब वो खेलते थे वो देखा था कि वह बच्चा जो है रतन उनके साथ खेलता था। अब कुंवर नारायण जी बड़े हो गए हैं, उन्होंने कविता लिखी है। यस, अब वो समझ पा रहे हैं, अब वो समझ पा रहे हैं, कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। इन्होंने इस कविता में भी लिखा है, अब मैं बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। पहले तो हम बच्चे थे, समझ नहीं पाते थे, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि वह बच्चा क्या कहना चाहता था। मैं आज समझ पा रहा हूँ उसकी बात को, याद आती है। और कवि जी कह रहे हैं कि मुझे याद आती है, रतन नहीं, रतन से ज़्यादा उनकी माँ की, रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। ठीक है, एक बेचारा माँ सोचती मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो अब कह सकते हैं हम कि वह बच्चा जितनी देर खेलता उसकी माँ पास बैठकर उसे देखती रहती थी। तब कवि इसका कारण नहीं जान पाता था कि माँ उसके साथ क्यों बैठी रहती है, लेकिन अब जब वह उस बच्चे के दर्द को समझने लगा है तो रतनामक उस से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में झलकती बेबसी याद आती है, या उसकी माँ की झलकती हुई पीड़ा जो उसकी माँ को परेशान करती थी वह याद आती है। यह बड़ी ही मार्मिक कविता है जो माँ और एक बच्चे के रिश्ते को उजागर करती है कि माँ हमारा जो है कितना ख्याल रखती है, इसीलिए हमें हमेशा माँ की इज्जत करनी चाहिए। वैसे तो परिवार में सभी की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन माँ सबसे जो है ज़रूरी होती है हमारे लिए, क्योंकि माँ ने हमको जन्म दिया था। तो आप जो भी यह कविता अच्छी तरह होगी मुझे विश्वास है। एक बार आप बता दीजिए क्या आपकी समझ में आ गई है? यस, अब देखिए, यस, यह कविता इतनी सरल नहीं, यस यस बेटा, वेरी गुड। मैं ये कह रहा हूँ यह कविता इतनी सरल नहीं है, यदि आप 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ये कविता समझ में आ जाएगी, यह इतनी मुश्किल नहीं है। अब मैं कुछ बच्चों से प्रश्न करना चाहता हूँ, मैंने यह पाठ पढ़ा दिया है, चलो देखते हैं। पहला बच्चा जो है सैसा, पहला प्रश्न मेरा सैसा के लिए है। सैसा, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? साइसा, यस साइसा ही बोल रहा हूँ मैं, आपको सुनाई दे? यस साइसा, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरा आपसे ये प्रश्न है साइसा कि जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? यह जो कविता हमने पढ़ी है इसका नाम बताइए। यस, आपका उत्तर पूरा हुआ। अब मैं अगले बच्चे से प्रश्न कर रहा हूँ। सैसा, वेरी गुड। अगला बच्चा है अमरीन, क्या अमरीन आपको सुनाई दे रही है? एमरीन, एमरीन है। अगला मोहम्मद आलम, क्या मोहम्मद आलम आवाज़ सुन पा रहे हो? यस, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि यह जो कविता है मार्मिक कविता एक माँ की बेबसी, यह किसने लिखी है? मतलब इसके कवि का क्या नाम है? सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बार फिर से मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश करें, मेरा प्रश्न सुनने की कोशिश करें कि एक माँ की बेबसी कविता के कवि का क्या नाम है जिन्होंने यह कविता लिखी है? यस, बताइए। सर आपकी आवाज़ अब क्लियर नहीं मैं आपसे एक बार फिर से तीसरी बार यही प्रश्न कर रहा हूँ कि इससे मोहम्मद आलम से कि
यह कविता किसने लिखी है? एक माँ की बेबसी। बताइए यस सर, बताइए मैं बताता हूँ। बताइए। अब आप देखकर बता रहे हैं, नो सर, बताइए फिर जल्दी सोच रहा से। हूँ। बताइए बेटा जल्दी से। सर ये आपके साथ कल ही मैंने किया था, अभी याद नहीं आ रहा, सोच रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसका उत्तर कोई दूसरा बच्चा बताएगा। अब सोनल सिंह राठौर। सर 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 रुको रुको, मैं बोल रहा हूँ। यस मोहम्मद आलम कुंवर सिंह। यस बताइए। कुंवर सिंह नहीं, कुंवर, कुंवर नारायण। क्या है इसका नाम? कुंवर नारायण। हाँ, नाम को सही तरह से बताइए। कुंवर नारायण नाम है, कुंवर सिंह नाम नहीं है। अगला प्रश्न मेरा है सोनल सिंह राठौर से। सोनल, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? यस सर। मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको ये बताना है यह कविता किस बच्चे के बारे में बता रही है। उस बच्चे का नाम बताना है और ये बताना है कि उस बच्चे में क्या समस्या थी। सर यस। उस वो बच्चा बोल नहीं पाता था। बोल नहीं पाता था और उसका क्या नाम था? यस बताइए। सर रतन। उसका नाम रतन था। आपने बिल्कुल सही बताया है उत्तर सोनल। मेरा अगला प्रश्न है आदि शंकर से। आ यस, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब आप खेलते हैं बाहर, तो क्या आपकी माता जी भी आपके साथ बैठी रहती है? क्या आप? नो सर। यस, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, आप समझदार हो, आप बोल सकते हो, आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, इसलिए आपकी माता जी समझती है कि मुझे आपके पास बैठने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो आपके पास नहीं बैठती और आप सभी बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। यस। अगला बच्चा है, अगले बच्चे से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, दक्ष से। यस दक्ष, क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? यस सर। आपको ये बताना है कि रतन की माँ रतन के पास क्यों बैठी रहती थी। रतन की माँ रतन के पास, सर बताइए। सर क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था। यस, क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था, इसलिए रतन की माँ बैठती थी। बिल्कुल सही है। अगला बच्चा है अगमजोत कौर। अगमजोत कौर, अगमजोत कौर, अगमजोत कौर को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अगला बच्चा है रितिका। मेरा अगला प्रश्न रितिका से है, रोल नंबर 22। यस सर। मेरा आपसे प्रश्न ये है रितिका कि कवि रतन को अदृश्य पड़ोस से निकला हुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि यस। उसका घर और वह दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे अदृश्य पड़ोसी कहते हैं। यस, क्योंकि रतन न जाने कहाँ से निकलकर बच्चों के साथ खेलने आ जाता था, उसके घर का पता किसी को मालूम नहीं था, उसको अदृश्य पड़ोस से निकला हुआ कहते हैं। आपका बिल्कुल उत्तर सही है। अगला बच्चा है अंजलि। मेरा अगला प्रश्न अंजलि से है। यस सर। आपको ये बताना है बच्चे रतन की किन किन भावनाओं को समझ नहीं पाते थे। पा सर क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, इसीलिए वो बच्चे समझ नहीं पाते थे। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किन किन भावनाओं को समझ नहीं पाते थे बच्चे, वो बताना है आपको।
बोल नहीं सकता यस था, इसीलिए यस बच्चे समझ नहीं पाते यस थे। उसके बोलने की जो भावना है वो नहीं समझ पाते थे। और भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, आप सभी बच्चे भी सुनेंगे, कि बच्चे रतन की घबराहटों को नहीं समझ पाते थे, उसके इशारों को नहीं समझ पाते थे। अगर वह किसी कारणवश घबरा जाए, मान लीजिए उसको कोई सांप दिखाई दे गया आसपास, ठीक है, तो घबरा जाएगा, तो नहीं पाते थे क्यों घबरा गया, वो बोल तो सकता नहीं था कि सांप है सांप है, ठीक है। दूसरा उसके इशारों को, कि वह क्या कहना चाहता है, वह तो उसकी माँ ही समझ सकती है ना। और तीसरा उसकी दिखती हर समय बेचैनी को, कि वह इतना परेशान सा क्यों दिखता था, इस चीज को बच्चे समझ नहीं पाते थे। इसका सही उत्तर यही होगा। और मेरा अंतिम प्रश्न है सहजदीप सिंह से। यस सहजदीप सिंह, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस कविता में कौन किसका खेल निहारा करता था, कौन किसका खेल देखता था। सर रतन बच्चों का खेल देखता रहता था। यस रतन बच्चों का खेल देखता रहता था। नहीं नहीं, कौन किसका खेल निहारा करता था, इसमें एक आया है निहारा करता, वो बताना है आपको। कौन किसका खेल निहारता था। सर माँ माँ किसका, सर माँ किसका खेल निहारती थी। सर रतन का यस माँ अपने बच्चे रतन का यस माँ अपने बच्चे रतन का खेल निहारती थी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो बच्चों आपको यह कविता कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी आज, और बहुत अच्छी लगी होगी। यस बहुत अच्छे यस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लेफ्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन क्लास को छोड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।